सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परक्यूजाइट्स। परक्यूजाइट्स क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने कहा था कि अलाउंसेस क्या होता है। तो अलाउंसेस क्या थे हमारे, जो कोई बेनिफिट के मतलब एम्प्लॉय के कुछ बेनिफिट के लिए जो एम्प्लॉयर उसको कैश में पेमेंट करे उसके बेनिफिट को पूरा करने के लिए, तो वो हमारा अलाउंस होता है। तो परक्यूजाइट में वो क्या करता है, अलाउंस में उसको कैश मिलती है, परक्यूजाइट्स में उसको वो बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अगर उसको एक अलाउंस था हमारा कि हाउस रेंट अलाउंस था, तो उसमें वो क्या कर रहा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस रेंट के लिए कैश प्रोवाइड कर रहा था। पर परक्यूजाइट में वो अगर उसको घर प्रोवाइड कर दे रहा है तो वो हमारा परक्यूजाइट है। ठीक है, तो देखो हाउस रेंट अलाउंस में क्या था कि हाउस रेंट की जो कैश वो पे कर रहा था वो उसकी टैक्सेबल हो रही थी, एम्प्लॉय की जो उसको हाउस रेंट के अलाउंस मिल रहा था वो उसकी टैक्सेबल होती थी। पर परक्यूजाइट्स में उसको हाउस मिल रहा है तो हाउस को तो टैक्स नहीं, हाउस पे टैक्स तो नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए तो ऐसे अगर हाउस पे जो बेनिफिट मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लग सकता। तो इसी तो क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे कि हम परक्यूजाइट्स मांगेंगे, फिर सारे अलाउंस पे टैक्स देना पड़ रहा है, परक्यूजाइट्स पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसलिए सब फिर परक्यूजाइट्स मांगेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि परक्यूजाइट्स पे जो तुम्हारे बेनिफिट का जो वैल्यू है वो तुम्हारा मतलब अमाउंट कंसिडर किया जाएगा टैक्स कैलकुलेट करते वक्त, सैलरी एज अ सैलरी आपको वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो परक्यूजाइट्स हमारे होते हैं जो कि हमारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे परक्यूजाइट्स है। ठीक है, और परक्यूजाइट्स देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्यूजाइट्स दे सकता है और उसके फैमिली मेंबर्स को परक्यूजाइट्स दे सकता है। ठीक है, और किस लिए दे रहा है वो, एम्प्लॉय के पर्सनल एडवांटेज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। अगर वो ऑफिस यूज के लिए दे रहा है तो वो परक्यूजाइट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और किस अथॉरिटी से दे रहा है वो, एम्प्लॉयर की अथॉरिटी से दे रहा है। किसकी अथॉरिटी से? और मतलब एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कि जो हमारे कौन सा एम्प्लॉयर परक्यूजाइट्स दे सकता है, ये हमारा एक्स एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉयर हो सकता है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो सकता है, और ठीक है, फिर उसके बाद कि जो एक एम्प्लॉय को देता है और उसके फैमिली मेंबर्स को देता है। तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से मेंबर्स हमारे इंक्लूड होते हैं, देखो स्पाउस इंक्लूड होता है, ठीक है, पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, स्पाउस और पेरेंट्स दोनों इंक्लूड होंगे डिपेंडेंट हो या ना हो। सर्वेंट्स इंक्लूड होता है, चिल्ड्रन और उनके स्पाउस होता है। ठीक है, और फिर जो पे डिपेंड कर रहा है वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद परक्यूजाइट्स में कुछ एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज दे रखे हैं जिनको परक्यूजाइट्स मिलता है। ठीक है, तो स्पेशल एम्प्लॉय क्या है कि वो डायरेक्टर हो कंपनी का। ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आते हैं। उसने 20% या फिर 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर ले रखी हो, वोटिंग पावर, या फिर उसके पास शेयर्स हो। ठीक है, या फिर कंपनी ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। ठीक है, तो वो हमारा उसके पास वोटिंग पावर होगी 20% से ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड में एम्प्लॉय हु गेट एग्रीगेट सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम, जिसकी पूरी इन टोटल सैलरी 50,000 पर एनम हो। ठीक है, तो वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आएगा। तो देखो 50,000 पर एनम अगर सैलरी होगी तो मंथ का कितना हो गया, 4,166.6 कुछ हुआ। तो इतनी सैलरी तो नॉर्मली हर किसी की होती है ना, तो इसमें सारे आ गए। अब वो जो एग्रीगेट सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, उसमें हमें एक्सक्लूड करना है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, नॉन टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट्स भी एक्सक्लूड करना है, और
अगर कुछ डिडक्शंस है तो वो माइनस करके, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड नहीं करना है। फिर उस तो तब जाके जो एग्रीगेट सैलरी निकलेगी वो हमारी 50,000 पर एनम होनी चाहिए, मतलब से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में आएगा। 50,000 पर एनम भी है तो भी हमारा वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में आएगा। फिर उसके बाद एग्जेम्प्टेड परक्यूजाइट्स, कुछ परक्यूजाइट्स हैं कि जो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगता उस पर। तो टी और स्नैक्स आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को एट ऑफिस टाइम, ऑफिस के अंदर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल है। फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय एंड कंसेशनल रेट, आप अगर अपने कंपनी के गुड्स कुछ एम्प्लॉय को सेल कर रहे हो डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है, तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल है। फिर उसके बाद लोन्स एग्रीगेट 20,000, अगर 20,000 से कम का आपने कोई लोन प्रोवाइड करा है, 20,000 है उसका इन टोटल या फिर उससे कम है, तो वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल है। फिर उसके बाद पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स, कोई पीरियोडिकल्स और जर्नल आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने, मतलब उसके वर्क से रिलेटेड आप कोई पीरियोडिकल जर्नल प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपका एग्जेम्प्टेड है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हो आप अगर एम्प्लॉय को, तो आपका नॉन टैक्सेबल है। मूवेबल एसेट्स प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप, तो मूवेबल एसेट में क्या है, अगर आप अदर देन कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कोई मूवेबल एसेट आप दे रहे हो जो कि आपने एम्प्लॉयर ने 10 साल से ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया, उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो वो भी हमारा नॉन टैक्सेबल है। फिर उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है जजेस को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो हमारा नॉन टैक्सेबल है। ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर और अ लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इनको भी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है वो भी हमारा नॉन टैक्सेबल है। फिर उसके बाद रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ क्या होती है हमारी, जो कि हमारे किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दी जाती है, वो हमारी एग्जेम्प्टेड है। सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, कोई इंडियन सिटीज़न है, वो बाहर काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और बाहर रह रहा है, तो उसको जो परक्यूजाइट्स दिए जाएंगे बाहर इंडिया में, वो भी हमारे नॉन टैक्सेबल होंगे एट द हैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, ऑफिस के अंदर कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल है। कोई टेलीफोन मोबाइल फ़ोन्स दिए जा रहे हैं हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल है। फिर उसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप, लीव ट्रैवल कंसेशन जो कि ऑफिस टू होम आने के लिए हो वो, और घर से वापस ऑफिस तक जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए, वो हमारे लीव ट्रैवल कंसेशन फ्री होता है। ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट होता है। कन्वीनियंस फैसिलिटी वही फिर लीव ट्रैवल कंसेशन जैसा ही है। लीव ट्रैवल कंसेशन थोड़ा अलग होता है, उसमें कुछ मतलब कुछ कंडीशंस होती है। कन्वीनियंस फैसिलिटी हमारा ऑफिस टू होम वाला है, ठीक है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कन्वीनियंस फैसिलिटी दी जाती है, वो भी हमारा एग्जेम्प्टेड होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अ पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम, कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन के लिए और डेफर्ड एन्युटी स्कीम के लिए, वो हमारा एग्जेम्प्टेड होता है। एनुअल प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अफेक्टेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए तो वो हमारा एग्जेम्प्टेड होता है। अकोमोडेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इन अ होटल फॉर 15 डेज, ट्रांसफ़र, अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर रहे हो आप किसी और सिटी में, तो वहाँ पे जाने के बाद उसको जो होटल में अगर वो रह रहा है तो 15 दिन का वो एग्जेम्प्टेड होता है। और जो हमारे हेल्थ क्लब स्पोर्ट क्लब फैसिलिटी दी जा रही है अगर ऑफिस में, तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल होता है। अगर किसी रिमोट एरिया में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है
और उसके लिए उसको कुछ परक्यूजाइट्स मिल रहे हैं, तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो रिमोट एरिया में काम कर रहा है, उसको इतनी सारी मतलब उसको फिर वो क्योंकि वो काम करे, उसको मोटिवेशन देने के लिए वो हमारा नॉन टैक्सेबल होता है परक्यूजाइट्स उसका, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो टैक्सेबल परक्यूजाइट्स है उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। तो टैक्सेबल परक्यूजाइट में पहला हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है कि जो किसी मतलब हाउस प्रोवाइड कर रहा है हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है। तो वो क्या कर सकता है कि हाउस दे सकता है, वो खाली सिर्फ मकान दे सकता है, खाली घर दे सकता है, या फिर घर के साथ साथ वो फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो वो जो अगर खाली घर दे रहा है तो वो हमारा अनफर्निश्ड होता है, और अगर फर्नीचर के साथ दे रहा है तो वो हमारा फर्निश्ड होता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टैक्स मतलब टैक्सेबल कैसे होता है ये, ठीक है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में भी फिर 3 टाइप होते हैं। पहला हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है ना, ये दो हो सकता है। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन। देखो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इंक्लूड होगी यहाँ पे, ठीक है। पर अगर लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट या फिर फॉरेन अथॉरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमारी वो एक्सक्लूडेड है, पर जो हमारी मिलिट्री पर्सन है वो हमारे इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस फी डिटरमाइन करती है और वही हमारा टैक्सेबल होता है, ठीक है। जो लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की है पर हर एम्प्लॉय की अलग होती है, ठीक है, तो वो हमारा टैक्सेबल होता है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे गवर्नमेंट मतलब किसी और कंपनी में गया है और हेल्प के लिए गया है, पर वहाँ पे वो साल भर कुछ साल वहाँ पे ही एम्प्लॉय में रह रहा है। लाइक जैसे कि अगर आईटी कंपनीज होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी कंपनी को अगर अपना कुछ सॉफ्टवेयर बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है, तो उसके लिए वो क्या बोलती है कि आईटी कंपनी बोलती है कि हम बना देंगे, आप एक एम्प्लॉय भेज दो जो कि हमारी मदद करेगा। तो वो जब वो जाता है फिर एक एम्प्लॉय भेजती है वो अपनी कंपनी आईटी कंपनी में, और फिर वो जो एम्प्लॉय होता है वो मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसका वो जॉब, वो तब तक आईटी कंपनी का ही एम्प्लॉय रहता है, ठीक है, वहीं पे काम करता है उनकी हेल्प करने के लिए। तो वो डेप्यूटेशन है कि थोड़े टाइम के लिए वो पर जॉब के हिसाब से कि जॉब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए वो वहाँ पे सर्व कर रहा है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि सर्व कर रहा है डेप्यूटेशन पे, ठीक है। तो तब कैसे टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल परक्यूजाइट वैल्यू निकालते हैं वो उसमें हम फिर देखते हैं कि जिस सिटी में है वो उस सिटी का पॉपुलेशन कितना है। अगर वो सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो उसकी 50% ऑफ सैलरी परक्यूजाइट मानी टैक्सेबल परक्यूजाइट मानी जाएगी। अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक की है तो 10% सैलरी मानी जाएगी, और अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है तो 7.5 सैलरी मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा था हाउस रेंट अलाउंस में अलग सैलरी थी, ग्रेच्युटी कम्यूटेटेड पेंशन में अलग सैलरी थी, है ना। तो अलाउंस की मतलब अलाउंसेस की अलग सैलरी कैलकुलेट हो रही थी। तो यहाँ पे सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस ऑफ रिटायरमेंट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फीस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस, मतलब कि परक्यूजाइट से पहले के जितने भी हमारे सैलरी में थे वो सारे ऐड हो जाएंगे, बस डीए जो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट नहीं है वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा। और कमीशन में भी हमारा फिक्स कमीशन भी इंक्लूड होगा, कमीशन ऑन टर्नओवर तो होगा ही होगा, साथ में हमारा जो फिक्स कमीशन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन के अदर एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि अदर एम्प्लॉयज़ अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हमारा जैसे डेप्यूटेशन में हमने किया जैसे टैक्सेबल हुई थी हमारी परक्यूजाइट, वैसे ही
अदर एम्प्लॉयज़ के ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में भी होगी। पर अगर अदर एम्प्लॉयज़ ने हायर किया है तो फिर हम लोअर ऑफ लेंगे रेंट पे, जो रेंट पे कर रहा है, या फिर 50% ऑफ हिज सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी का 50%। ठीक है। अब फिर उसमें कुछ एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है कि आप अगर 2 घर परक्यूजाइट ले रहे हैं, लाइक किस लिए ले रहे हैं, आप 2 घर परक्यूजाइट ले रहे हैं, अगर आपका कहीं दूसरी सिटी में कहीं पे ट्रांसफ़र हुआ है तब आपको 2 घर की परक्यूजाइट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो आप यहाँ पे रहते थे तो आपका यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स वगैरह वो आपके यहीं थे, तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के लिए आपको 2 घर का परक्यूजाइट दिया जाता है। और फिर उतने टाइम के लिए फिर अगर हम 2 परक्यूजाइट देंगे और दोनों ही टैक्सेबल करेंगे तो फिर एम्प्लॉय का तो फिर घाटा है ना, उसमें उसको कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 2 घर का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको 90 डेज़ के लिए कहा जाता है कि आपको 90 डेज़ के लिए छूट है कि आपको 2 घर, जैसे दिल्ली से आपका ट्रांसफ़र हुआ है मुंबई को, तो आपको दोनों घर में परक्यूजाइट दी जाएगी और दोनों घर की परक्यूजाइट जिसकी लोअर होगी, जिसकी लोअर ऑफ होगी वो टैक्सेबल होगी, वो परक्यूजाइट में टैक्सेबल लिया जाएगा। लोअर ऑफ, इन दोनों में से जिसका भी लोअर होगा उसका, वो भी कितने दिन के लिए, सिर्फ 90 डेज़ के लिए। और फिर 90 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे, ये जब 90 डेज़, तब आपको दोनों तब क्या होगा, तब अगर आपका फिर भी अगर आपको ज़रूरत है 2 घर की, तब आपके दोनों ही टैक्सेबल होंगे। ठीक है। और फिर दूसरा है कि फिर आपका दूसरा एग्जेम्पशन है वो, अगर आप किसी माइनिंग साइट में काम कर रहे हैं या डैम साइट, माइनिंग साइट में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आप, तो माइनिंग साइट वालों को क्या एग्जेम्पशन मिलती है, अगर आपका जो घर है वो टेम्पररी नेचर का है, टेम्पररी है, और कहाँ है कि जो ऑफशोर एरिया मतलब जो है वो कौन सी जगह पे है, एरिया पे है जिस जो एक्सीड मतलब 800 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है, किसके, जो कि अपने जो लोकल लिमिट है उनके लोकल लिमिट के 8 किलोमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है, 8 किलो लोकल एरियाज के 8 लोकल लिमिट्स के 8 किलोमीटर्स के अंदर आते हैं, और जो आपका जो घर है वो 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेरी नेचर का होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पशन है कि आपका जो घर है वो रिमोट एरिया में होना चाहिए। किसी रिमोट एरिया में अगर है तो वो कहाँ होना चाहिए, टाउन से 40 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और उसकी जो पॉपुलेशन है, रिमोट एरिया की पॉपुलेशन जो है वो आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, किससे, 20,000 से। ठीक है, तो इन 3 केसेस पे रेंट फ्री अकोमोडेशन एग्जेम्प्टेड होता है कि इनमें टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा, हमने देखा रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड हो, तो अगर आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्निश्ड है तो क्या होता है कि हम रेंट फ्री अकोमोडेशन लेते हैं अनफर्निश्ड, प्लस हम उसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर जोड़ देते हैं। अनफर्निश्ड मतलब कि आपको मकान के साथ साथ आपका फर्नीचर भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर जो फर्नीचर है, हमने अनफर्निश्ड तो पढ़ लिया, उसके बाद ऐड करना है फर्नीचर। फर्नीचर वाला कैसे करेंगे हम, अगर एम्प्लॉय का खुद का फर्नीचर है, खुद ने दिया है, तो उसकी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन हम उसको देंगे। और हायर्ड बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने हायर किया है तो जो उसने हायर चार्जेस पे करी है वो हमारा परक्यूजाइट माना जाएगा। फिर उसके बाद इक्वेशन कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला है, मिस्टर चौहान हैज़ द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। ये सैलरी स्ट्रक्चर है, हमें कंप्यूट करना है क्या कि जो मिस्टर चौहान है उनकी जो एकोमोडेशन उनको मिल रही है वो कितनी टैक्सेबल अकोमोडेशन कितनी है, और अगर उन्होंने खुद एम्प्लॉयर ने हायर किया है तो, और अगर मतलब खुद का एम्प्लॉयर का ओन्ड है तो, और एम्प्लॉयर ने हायर किया है एज अ मंथली रेंट पे तो, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो किसका है, हमारा अनफर्निश्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले सबसे पहले हम सैलरी निकालेंगे। सैलरी कितनी है उनकी, तो सैलरी कितनी है 5,000, 12 मंथ्स का हमारा 60,000 हो गया, 1,000 12 मंथ्स का हमारा 12,000 हो गया, 500 पर मंथ हमारा कितना हो गया 6,000 हो गया। 6,000 में हमारा एजुकेशन अलाउंस है तो हमें दो चिल्ड्रन तक एग्जेम्प्ट होता है, और वो कितना होता है हमारा 2,400 होता है, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचा 3,600, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डीएनएस अलाउंस 3,000 पर मंथ। अब देखो डीएनएस अलाउंस में यहाँ पे क्या बोला है कि 60% हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, हम डीएन अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेते हैं, तो 60% कितना होगा किसका 3,000 का 21,600। फिर हमारा फीस है हमारा 5,000 पर एनम, बोनस है 2,000 पर एनम, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स हमारा पूरा एग्जेम्प्टेड होता है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 5,000 पर एनम और 10,000 पर एनम, ठीक है। अब इनका इन टोटल कर ले, हमारा कितना आएगा 60,000 प्लस 12,000 प्लस 3,600, 21,600 प्लस 5,000 प्लस 10,000, हमारा आएगा 1,12,200, 1,12,200, है ना। अब हमें पहले सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें क्या है 50% ऑफ सैलरी और रेंट पेड। तो रेंट पेड हमारा कितना आएगा 900 इंटू 12 1,800, और इसका 15% अगर हम निकालें 1,12,200 का 15% हमारा 16,830। सबसे कम क्या है ये है, तो हायर्ड में हमारा ये 10,800 हमारा टैक्सेबल होगा, और हमारा ओन्ड बाय एम्प्लॉय है तो हमारा कितना टैक्सेबल होगा, हमारा 15% ऑफ सैलरी 16,830 हमारा टैक्सेबल होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द अबव इलस्ट्रेशन हाउ शॉल आंसर डिफर इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन अ सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज ओनली 14,60,000। कि हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है अगर वहाँ पे 14,60,000 होता तो कितनी हमारी टैक्सेबल इनकम होती। तो देखो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वहाँ पे हमारा तो 15% सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड ही होता, ठीक है। पर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में हमारा पॉपुलेशन हमारा है तो उसके हिसाब से हमारा अलग हो जाता है। वहाँ पे क्या है कि हमारा 15 लाख से कम यहाँ पे पॉपुलेशन मानी है तो वहाँ पे हमारी 10% ऑफ सैलरी ली जाती। तो 10% ऑफ सैलरी कितनी होगी हमारी 1 लाख मतलब 11,1200 11,222 है ना। हमारा क्या था 1,12,200 था हमारा, तो इसका 10% हमारा कितना निकलेगा 11,200 11,222 निकलेगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्तुति है उसकी सैलरी स्ट्रक्चर दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हमें उनका रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन कोलकाता, द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2021 बट शी कुड ऑक्यूपाई द सेम ओनली फ्रॉम 1/6/2021। तो यहाँ पे क्या है कि उसको अकोमोडेशन तो मिल रही थी 1/5/2021 से, पर उन्होंने रहना वहाँ स्टार्ट किया 6/2021 को। तो जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया है तब से उनकी टैक्सेबल परक्यूजाइट कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, तो पहले हम सैलरी निकाल लेते हैं। सैलरी में क्या है हमारा, हमें बेसिक सैलरी कितनी दी है 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ हमारी कितनी होगी, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। डियरनेस अलाउंस 5,000 पर मंथ नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये हमारा टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड होगा, बट हमारा फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 5,000 इंटू 12 हमारा 60,000। ठीक है, फिर हॉस्टल अलाउंस 1,000 पर मंथ। पहले अलाउंसेस से पहले हम पहले उसके ऊपर के जो होते हैं वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेसिक सैलरी हमारी पहले टैक्सेबल सैलरी हमारी बेसिक सैलरी आएगी, फिर बोनस हमारा कितना है 20,000 पर मंथ, फिर हमारा कमीशन 15,000 पर मंथ पर एनम, और फीस यहाँ पे दी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अलाउंसेस पे। तो अलाउंसेस में हमारा 60,000 डियरनेस अलाउंस है। ठीक है, फिर उसके बाद हॉस्टल अलाउंस हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है 1,000 पर मंथ, हमारा हो गया 12,000। और चाइल्ड नहीं है तो चाइल्ड वाला हमारा टैक्सेबल होता है, पर चाइल्ड नहीं है यहाँ पे तो चाइल्ड नहीं होगा टैक्सेबल, मतलब एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। फिर टिफिन अलाउंस हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो हमारा 5,000 पर मंथ, जो 12 मंथ्स का हो गया 6,000 हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारे 200 पर मंथ, तो 12,000 के लिए हमारा 2,400 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा परक्यूजाइट है, ये भी हमारा परक्यूजाइट है, ये भी हमारा परक्यूजाइट है। ठीक है, तो अब हम इसका हम निकाल लेते हैं। देखो अब ये हमने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, मतलब सैलरी फर्स्ट टैक्सेबल सैलरी हो गया, पर हमारा जो वो है फॉर हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हमें क्या कंसिडर करना है, हमें ये बेसिक कंसिडर करना है, ये कंसिडर नहीं करना है। हॉस्टल अलाउंस हम लेंगे हमारे 12,000, फिर उसके बाद टिफिन अलाउंस हम लेंगे हमारा 6,000, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम लेंगे हमारा कितना 2,400, बोनस हमारा लेंगे हम 20,000, कमीशन हम लेंगे हमारा 15,000। तो कितना हुआ ये, हमारे ये आया 235,400। अब हमें देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन हमें कितने मंथ के लिए चाहिए, 6 से हम कैलकुलेट करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ का हमारा 3 मंथ्स 1, 2, 3, तो हमारे कितने हो गए 10 मंथ्स के लिए। 10 मंथ्स के लिए चाहिए हमें, इंटू हमारा कितना, हमारा कोलकाता में है तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होती है, मोर देन 25 लैक्स होती है ना, तो वहाँ पे हमारा 15% लगेगा हमारा सैलरी का। तो 15% ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया हमारा 29425। तो ये हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया। ठीक है, परक्यूजाइट्स में हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया 29425। और फिर उसके बाद हमारा अदर परक्यूजाइट्स देखे तो हमारा फ्री रिफ्रेशमेंट हमारा नॉन टैक्सेबल होता है, मोबाइल फैसिलिटीज़ भी हमारा एग्जेम्प्टेड होता है, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ भी हमारा एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये हमारी सैलरी आ रही थी विदाउट डियरनेस अलाउंस, तो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे डियरनेस अलाउंस हमारी है 60,000 प्लस, फिर उसके बाद हमारा परक्यूजाइट्स 29425, ये हमारा आ गया 324825। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्निश्ड वाला। तो हमारा क्या इस बोल रहा है कि सर आशुतोष हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ फर्निश्ड अकोमोडेशन इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 14 lakh as per last census. Municipal value of the house owned by employer is 80,000 whereas fair rent of the house is 1 lakh. His salary details are as under. तो देखो ओन बाय एम्प्लॉयर है तो इतनी है और रेंट पे अगर लिया है तो 1 लाख है और पॉपुलेशन कितनी है 14 लाख है। अगर तो फिर हमारा जो ओन्ड होगा उसमें हमारा कितना लगेगा, हमारा 10% ऑफ सैलरी लगेगा। तो सैलरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, बेसिक उसकी 25,000 है, अलाउंस इंक्रीज फॉर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग 5,000 पर मंथ। ये मतलब हमारा क्या बोल रहे हैं, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस नहीं, डियरनेस अलाउंस है हमारा, ठीक है। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमारा 3,000 पर मंथ है और उसकी कितने हैं, 1 सन एंड 2 मैरिड डॉटर्स हैं। फिर उसके बाद हमारा फर्नीचर डिटेल्स हमें दे रखा है, टीवी 2,000 पर एनम, रेफ्रिजरेटर 10,000 ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली हायर्ड है हमारी टीवी, और अदर फर्नीचर्स हमारे हायर्ड है, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन हमारी ओन्ड है, ठीक है। तो अब उसकी हम सैलरी निकालेंगे। तो सैलरी निकालने से पहले चलो पहले टैक्सेबल सैलरी निकाल लेते हैं जहाँ तक हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बेसिक सैलरी है, कितनी है 25,000 पर मंथ इंटू 12 हमारा कितना हो गया 25, 3 लाख, ठीक है। 3 लाख हमारा उसका बेसिक हो गया। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस हमारी उसको कितनी मिल रही है 5,000 मिल रही है, 6 तो 5,000 हमारी कितनी हो गई 60,000। फिर उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 पर मंथ उसको मिल रहा है और उसमें 2 बच्चों का एग्जेम्प्ट होगा तो कितना होगा, हमारा 3,000 हमारा 2 बच्चों का मतलब 3,000 पर मंथ हमारा हो गया 36,000, उसमें हम माइनस करेंगे कितना 2,400, तो हमारा कितना निकलेगा 3,000 3,600 33,600, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सैलरी हो गया। फिर उसके बाद हमारे अलाउंसेस, सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गए। फिर उसके बाद हमें परक्यूजाइड अब निकालना है, ठीक है। तो फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हमारा क्या सैलरी, मतलब क्या सैलरी होगी हमारी, बेसिक ऐड होगा, डियरनेस अलाउंस भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी हमारा यहाँ पे ऐड होगा। तो कितना हो गया हमारा 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 33,600, तो हमारा ये आया 393600, ठीक है, 3,93,600, ठीक है। फिर उसका हम कितना, अगर हम देखो जो हमारा अनफर्निश्ड वाला है वो हमारा कितना आएगा, अगर हमारी उसकी ओन्ड है, ठीक है, हमारी जो अब हाउस का टैक्सेबल हम ले तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारी हाउस रेंट है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगी तो हमारी उसकी 10% मतलब 10% ऑफ सैलरी लगती है, या फिर उसका जो हायर्ड है वो है ना, तो हायर्ड वहाँ पे हमारा है 1 लाख है, और इसकी अगर हम 10% सैलरी निकालें हमारी जो आई है सैलरी वो कितनी आएगी 39,3600 आएगी यहाँ पे। तो हमारी जो फर्निश्ड वाली होगी वो हमारी टैक्सेबल इतनी हम लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्नीचर फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो देखो यहाँ पे जो हायर्ड है टीवी और जो अदर फर्नीचर है हायर्ड है तो उसकी तो वो हमारी इनकम आ जाएगी, देखो है ना, वही हम लेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो जो ओन्ड है उसका क्या लेंगे हम 10% लेंगे, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो 10,000 हमारा है तो 10% हमारा हो गया 1,000
और 5000 का हो गया हमारा 500। तो कितना आया हमारा 2000 प्लस 1000 प्लस 500, और फिर ये हमारा पर मंथ है तो इसका 12,000। तो ये आया हमारा 15,500। ठीक है, तो 15,500 हमारा ये वैल्यू ऑफ फर्नीचर आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो अदर फर्नीचर है उसमें 20,000 ओन्ड भी है। ठीक है, तो उसका भी 20,000 ओन्ड है तो उसका 2,000 हम ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो गया, ये 17,500 हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम वैल्यू हमारी जो फुल्ली टैक्सेबल ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी होगी वो कितनी होगी। यहाँ तक तो हमारा कितना आया था, हमारा आया था 3,93,600। ठीक है, प्लस हमारा परक्यूजाइट 39,360 प्लस 17,500, तो हमारा ये आया है 4,50,460। फिर उसके बाद हम आया वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, कि आप अगर जो एम्प्लॉय को आप परक्यूजाइट दे रहे हो उसके बदले में आप कुछ कंसेशन ले रहे हो, कुछ जो पैसे हैं, कुछ अमाउंट आप एम्प्लॉय से ले रहे हो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में हम तो कुछ अमाउंट उससे ले रहे हैं तो वो हम लेस कर देंगे उसकी टैक्सेबल परक्यूजाइट पे। ठीक है, वो हमारा अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट होता है। फिर उसके बाद है हमारा अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल, कि अगर आप जैसे जब ट्रांसफ़र होता है, अगर वो एम्प्लॉय फिर कुछ दिनों के लिए होटल में रुकता है जब तक उसको घर नहीं मिल जाता है, तो हमारी जो होटल के लिए रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड होती है वो क्या है। देखो, अगर वो ट्रांसफ़र के बाद 15 डेज़ के लिए अगर वो किसी होटल में रह रहा है तो वो हमारी एग्जेम्प्टेड है। 15 डेज़ के बाद 16th डे को हमारी जो वो परक्यूजाइट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टैक्सेबल क्या होता है 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड जो भी लोअर होगा वो। अब देखो, अगर वो रह रहा है 30 डेज के लिए, अगर वो रह रहा है होटल में, तो वहाँ पे फर्स्ट 15 डेज तो एग्जेम्प्ट होगी, फिर उसके बाद जो बची 15 डेज वो उसकी टैक्सेबल होगी, लास्ट 15 डेज उसकी टैक्सेबल होगी, फर्स्ट 15 डेज एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय एम्प्लॉयर, कि अगर कोई जो प्रीमियम है एम्प्लॉय का जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो क्या होगा, जितनी भी वो एम्प्लॉयर जो होगा वो जितना भी प्रीमियम पे कर रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, चाहे वो डायरेक्टली पेड हो या फिर किसी फंड पे हो। और वो फंड होना चाहिए क्या, आरपीएफ या फिर अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड या फिर डिपॉजिट लिंक फंड से कोई अलग फंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरा टैक्सेबल होता है, और कुछ डिडक्शंस हमारी दी जाती है हमारी 80C के अंदर फॉर LIC प्रीमियम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जो हम एम्प्लॉय होता है, ठीक है, उसको अगर हम कुछ मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे शेयर्स, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सको। ठीक है, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर उसे कहा गया है क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से उसको मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसी एम्प्लॉय को अलॉट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी परक्यूजाइट वैल्यू कैसे लेते हैं, तो देखो ये क्या होता है, ये एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय को कि वो ये राइट को मतलब ये राइट अपने ऊपर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, मतलब एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारी शेयर्स खरीदना चाहते हैं क्या नहीं खरीदना चाहते हैं। और उनको जो वो शेयर्स अलॉट होते हैं ना वो कंसेशनल रेट पे होते हैं, मतलब रियल मार्केट वैल्यू पे नहीं होते, उससे बहुत ज़्यादा कम रेट पे उसको अलॉट किए जाते हैं। तो जो उसको जब उसको वो ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, एक तो उसको ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन गिवन टू, ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया, फिर उसके बाद उसको एक टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे उसको सोचना है, फिर वो जब बोलेगा कि हाँ अब मैं करूँगा,
जब वो रेडी हो जाएगा तब उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि कि इस टाइम तक आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। फिर उसमें अगर वो एक्सरसाइज कर लेता है फिर वो उसको अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है, अलॉट या ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस टाइम पे मतलब इस टाइम पे एक्सरसाइज करने पे यहाँ पे एक पे करा था कि आपको जो आप कंपनी की शेयर्स मान लो 25 पर मतलब 25 रुपीज़ का एक शेयर है, ठीक है, और उसको हम 15 रुपीज़ में अलॉट कर रहे हैं। तो 15 रुपीज़ का जब वो एक्सरसाइज करेगा तब भी वो 15 रुपीज़ का ही वो खरीदेगा, चाहे वो कितनी भी मार्केट प्राइस बढ़ गई हो। तो एक्सरसाइज के टाइम पे जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसमें हम उसको लेस कर देते हैं, क्या, जो उसने एक्चुअली अमाउंट पे करा है, ठीक है, वो लेस करके जो बचा उसको जितने का बेनिफिट हुआ है वो हमारा वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट्स में आ जाएगा, ठीक है।